बिना किसी दूरबीन या टेलीस्कोप के केवल कागज और कलम की मदद से एक नया ग्रह खोजा गया था। यह अद्भुत कार्य आज से 175 साल पहले फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर बेन लाइबेरिया ने अंजाम दिया, जिससे पूरी वैज्ञानिक समुदाय हैरान रह गई। लेकिन यह कैसे संभव हुआ? इस कहानी की शुरुआत एक सेब से होती है, जो मशहूर फिजिसिस्ट सर आइजक न्यूटन के सामने पेड़ से टूटकर जमीन पर गिरा था। यह दृश्य देखकर वे गहरी सोच में डूब गए कि आखिर सेब टूटकर साइड या ऊपर क्यों नहीं गया, सीधे नीचे ही क्यों आया। इसी घटना के आधार पर उन्होंने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ का निर्माण किया, जिसके मुताबिक स्पेस में कोई भी दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। जिसका मास ज्यादा होगा उसकी ग्रेविटी भी अधिक होगी और वह छोटे मास को अपनी तरफ खींचेगा। इस आकर्षण को ग्रेविटी कहा जाता है। यह ग्रेविटेशनल लॉ केवल हमारी दुनिया तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे सौरमंडल और ब्रह्मांड पर भी लागू होता है। इसका सबसे बड़ा और आसान उदाहरण हमारे सौरमंडल की है। सूरज के चारों ओर घूमने वाले तमाम ग्रह सूरज से छोटे हैं, इसलिए वे उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और एक खास कक्षा में इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। हमारा चांद भी इसी ग्रेविटेशनल लॉ के तहत पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी, जो चांद से कई गुना बड़ी है, वह चांद को अपनी ओर खींचती है। दूसरी तरफ चांद भी कुछ ग्रेविटी रखता है। चांद की ग्रेविटी इतनी तो नहीं है कि वह पृथ्वी को अपनी कक्षा से हिला सके, लेकिन वह समुद्र के पानी को अपनी ओर खींचती है, जिससे समुद्र में लहरें उत्पन्न होती हैं। अगर 1 मिनट के लिए यह मान लिया जाए कि चांद हमारी पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूम रहा है, बल्कि स्थिर है, तो इसका नतीजा क्या होगा? चांद कुछ ही मिनटों में पृथ्वी से टकरा जाएगा। जी हाँ, जहां पृथ्वी की ग्रेविटी उसे अपनी ओर खींचती है, वहीं उसके कक्षा में घूमने की वजह से एक बल पैदा होता है, जो उसे बाहर की ओर धकेलता है। इस बल को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। चांद की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और पृथ्वी की ग्रेविटी दोनों बराबर हो जाने की वजह से ही चांद अपने निश्चित कक्षा में घूमता है। इसी प्रकार तमाम ग्रह भी सूरज के चारों ओर कक्षा में घूमते हैं। न्यूटन के इस ग्रेविटेशनल लॉ पर कई प्रयोग हुए, शोध किए गए, और यह साबित हुआ कि हमारी ब्रह्मांड का पूरा सिस्टम इसी लॉ पर निर्भर करता है। यह बात हो रही है साल 1840 की, जब हमारे सौरमंडल का आखिरी ग्रह यूरेनस हुआ करता था। हमारे पृथ्वी से 4 गुना बड़ा यह ग्रह कुछ ही समय पहले 1781 में एक टेलीस्कोप की मदद से खोजा गया था। लेकिन इस ग्रह की कक्षा में एक अजीब सी गड़बड़ी देखी गई। गड़बड़ी यह थी कि यह न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ पर पूरी तरह अमल नहीं कर रहा था। यह अपनी कक्षा में एक खास बिंदु पर आकर इधर उधर होने लगता। ग्रेविटेशनल लॉ, जिसकी वजह से पूरी ब्रह्मांड का सिस्टम चल रहा है, भला सिर्फ एक ग्रह उसके खिलाफ कैसे काम कर सकता है? पूरे 60 सालों तक दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स यूरेनस के इस अनोखे कार्य को देखकर परेशान रहे। इनमें एक फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर बेन लाइबेरिया भी थे। वे सारी रात यूरेनस का अध्ययन करते रहते, लेकिन उसका ग्रेविटेशनल लॉ के खिलाफ कार्य करना और अपनी कक्षा से निकल जाना उनकी समझ से भी बाहर था। लाइबेरिया का मानना था कि ऐसा केवल एक स्थिति में संभव हो सकता है कि जिस बिंदु पर यूरेनस अपनी कक्षा से निकलकर ऊपर नीचे मूव करता है, वहां उसके करीब कोई बड़ा मास या ग्रह हो। लेकिन समस्या यह थी कि किसी को भी उसके आसपास कोई ग्रह नजर नहीं आ रहा था। यहां तक कि कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने तो यह भी कहना शुरू कर दिया कि न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ में कोई चीज मिसिंग है, शायद यह लॉ ही गलत है। लाइबेरिया, जिन्होंने अपनी ज्यादातर जिंदगी सितारों और ग्रहों पर शोध करके बिताई थी, वे अपनी बात पर अडिग रहे कि ग्रेविटेशनल लॉ बिल्कुल सही है और यूरेनस को कोई दूसरा ग्रह अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। 23 सितंबर 1846 की रात को लाइबेरिया ने माहौल के मुताबिक दोबारा आसमान की तरफ देखा और गहरी सोच में डूब गए। तभी उन्होंने एक कागज और कलम उठाया और लंबी चौड़ी गणितीय गणना करने में जुट गए। जब गणना का परिणाम आया तो उन्होंने यूरेनस के पास एक पिन पॉइंट लोकेशन की पहचान की। उनका कहना था कि इस बिंदु पर जरूर कोई और दूसरा ग्रह यूरेनस के करीब मौजूद है। न केवल उसकी स्थिति, बल्कि लाइबेरिया ने उसके ग्रह का मास भी गणना किया,
और यह निष्कर्ष निकाला कि इस गुप्त ग्रह का मास भी यूरेनस जितना ही है। जब उन्होंने यह तमाम विवरण सार्वजनिक किया तो इस थ्योरी का विरोध करने वाले एस्ट्रोनॉमर्स ने लाइबेरिया का खूब मजाक बनाया, क्योंकि यूरेनस के करीब वाकई ऐसा कोई ग्रह मौजूद नहीं था। उन्होंने यह तमाम विवरण बर्लिन में मौजूद उस समय की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरी को भेजी और उनसे अनुरोध किया कि स्पेस में यूरेनस के करीब किसी ताकतवर टेलीस्कोप से देखा जाए। बर्लिन ऑब्जर्वेटरी के डॉक्टर योहान गोटफ्राइड गाले ने जब आसमान के उस खास हिस्से में देखा तो उन्हें भी अंधेरे आसमान के सिवा कुछ नजर नहीं आया। लेकिन जब थोड़ा अधिक फोकस किया गया तो वाकई ठीक लाइबेरिया की बताई हुई जगह पर एक नीला ग्रह दिखाई दिया। इसका आकार यूरेनस जितना ही था, यानी इसमें हमारे पृथ्वी जितने 4 ग्रह फिट आ सकते हैं। यूं समझ लें कि अगर पृथ्वी एक टेनिस बॉल है तो इसका आकार बास्केटबॉल जितना था। लाइबेरिया की भविष्यवाणी और गणना बिल्कुल सटीक थी। सौरमंडल का 8वां ग्रह खोज लिया गया था, जिसे आज हम नेपच्यून के नाम से जानते हैं। नेपच्यून वह पहला ग्रह है जिसे किसी टेलीस्कोप से नहीं बल्कि गणित के फॉर्मूले और एक पेपर और कलम की मदद से खोजा गया। यह ग्रह गैलीलियो ने भी देखा था, लेकिन गैलीलियो हमेशा इसे एक तारा मानते थे। उन्होंने अपनी कई ड्राइंग्स में इसे ड्रॉ भी किया था, लेकिन केवल एक तारे की हैसियत से, किसी ग्रह की हैसियत से नहीं। यही वजह थी कि इसे खोजने का सारा क्रेडिट गैलीलियो के बजाय लाइबेरिया को ही मिला। क्रेडिट तो लाइबेरिया को मिल गया था, लेकिन वह हमेशा चाहते थे कि इस ग्रह का नाम भी उनके अपने नाम लाइबेरिया से जोड़ा जाए। पर क्योंकि उस समय ग्रहों और तारों के नाम हमेशा देवताओं के नाम पर रखे जाते थे, इसी वजह से कई लोगों को इस नए ग्रह का नाम लाइबेरिया से जोड़ने पर आपत्ति थी। सबकी पारस्परिक समझ के बाद इसका नाम रोमन देवता नेपच्यून के नाम पर रखा गया। 1989 में नासा का वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट पहली बार नेपच्यून के पास से गुजरा। 3000 मील दूर से वॉयेजर 2 ने नेपच्यून की कई फोटोग्राफ्स कैप्चर की। यह हमारे सौरमंडल का सबसे दूर और सबसे आखिरी ग्रह है। यूं समझ लें कि अगर पृथ्वी से सूरज की दूरी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है तो नेपच्यून सूरज से 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है। सूरज से इतना दूर होने की वजह से ही यहाँ का तापमान -200 डिग्री सेल्सियस रहता है। यह बर्फ का बहुत बड़ा जॉइंट है जहाँ हर वक्त तूफान चल रहे होते हैं, ऐसे तूफान जिनकी गति 2000 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँचती है। याद रहे कि पृथ्वी पर सबसे तेज तूफान की गति 460 किलोमीटर प्रति घंटा तक रिकॉर्ड की गई थी। यहाँ का एक दिन पृथ्वी के 16 घंटे के बराबर और यहाँ का एक साल पृथ्वी के 165 सालों जितना लंबा है। लाइबेरिया, जिन्होंने केवल गणित के फॉर्मूले से इस ग्रह को खोजा था, आज जीवित नहीं है, लेकिन पेरिस में उनकी कब्र पर नेपच्यून का यह मॉडल उनके अद्भुत कार्य को हमेशा याद दिलाता रहेगा। उम्मीद है कि इस वीडियो को भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे।